The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। कब होने हैं इसका आधिकारिक ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया। जी, चुनावों की एक बार फिर से तारीखें आ गई और इसी के साथ चुनाव आचार संहिता भी लग गई। कहां किस तारीख को चुनाव होगा, इन चुनावों में किसका पलड़ा भारी है, कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स रहेंगे, विद्वानों की क्या राय है, लल्लन टॉप इनमें से किन चुनावों में जाएगा, क्या क्या सीरीज पेश करेगा, सब बताएंगे। ये भी बताएंगे कि गोडसे का मंदिर बनवाने वाला अब जब कांग्रेसी हो गया तो क्या तर्क आ रहे हैं। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होता है थोड़ा घटेगा। ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस का है, जहां के दौरे पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आए थे। इसी दौरान पत्रकारों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सवाल पूछा तो मंत्री महोदय बोले, अंतर्राष्ट्रीय मसला है, सर्दियां खत्म हो रही हैं, कीमतें भी घटेंगी। पेट्रोलियम मंत्री का यह कहना था कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। पूछने लगे कि यह कैसा तर्क है, हमें तो इसका मतलब समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से पेट्रोलियम का उत्पादन बंद हो चुका है, जबकि सर्दियों में यूरोप के देशों में एलपीजी की खपत ज्यादा होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्वाभाविक तौर पर कीमतें बढ़ती हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्ष भी लामबंद है। मंत्री जी बयान के जरिए, विपक्ष अपने कर्मों के जरिए। पटना में जहां आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा तक साइकिल चलाकर विरोध दर्ज कराया, वहीं तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑटो रिक्शा को रस्सी से खींचकर विरोध कराया। यह था दिन का वीडियो। अब बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी मध्य प्रदेश से है। 24 फरवरी को एमपी कांग्रेस ने एक ट्वीट करके कहा कि ग्वालियर के वार्ड 44 के पार्षद और हिंदू महासभा के नेता श्री बाबूलाल चौरसिया आज प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। श्री चौरसिया जी का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। साथ में फोटो जिसमें बाबूलाल चौरसिया हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए कमलनाथ के साथ नजर आ रहे थे। जैसे ही फोटो सामने आया, एमपी कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। ये बवाल क्यों मचा? क्योंकि बाबूलाल चौरसिया वही हैं जिन्होंने 2017 में ग्वालियर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाया। उस वक्त कांग्रेस ने इस मामले पर शिवराज सरकार और बाबूलाल चौरसिया के खिलाफ जमकर हंगामा किया था। उस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे अरुण यादव। उन्होंने पहले चिट्ठी और फिर वीडियो जारी कर कहा कि गांधी और गोडसे की विचारधारा का कभी मिलाप नहीं हो सकता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा यह भी कि हमारी पार्टी गांधी के विचारों वाली पार्टी है और हम उसी विचारधारा पर आगे बढ़ेंगे। अरुण यादव ने अब पूछा कि कल को अगर प्रज्ञा ठाकुर भी पार्टी से जुड़ती हैं तो क्या कांग्रेस स्वीकार करेगी? अरुण यादव का कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी समर्थन किया। हालांकि कमलनाथ की ओर से अब तक प्रतिक्रिया नहीं आई। ये कहा गया कि जो पार्टी में आएगा, नीतियां मानेगा, उसमें सुधार होगा, इस तरह की बातें समर्थकों ने कही। और बाबूलाल चौरसिया, उन्होंने खुद को जन्मजात कांग्रेसी बता दिया। कहा कि हिंदू महासभा ने उन्हें अंधेरे में रखकर गोडसे की पूजा कराई थी। निहाल इस मासूमियत पर
अगली सुर्खी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को जमानत दे दी है। नवदीप को जनवरी में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वो करनाल की जेल में बंद है। पुलिस ने उन पर रंगदारी वसूलने और हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था। नवदीप मजदूर किसान संगठन नाम के संगठन से जुड़ी हैं। इस संगठन ने नवदीप पर लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया और दावा किया कि नवदीप केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रही थी, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। नवदीप ने पुलिस पर जुडिशियल कस्टडी के दौरान टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया था। नवदीप के साथ शिव कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। हाल में उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई जिसमें उनके शरीर पर कई जगह चोट की बात सामने आई। शिव कुमार मजदूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष हैं। अगली सुर्खी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे से। आज सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े जारी किए। इस तिमाही में जीडीपी में 0.4% की बढ़त हुई। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट हुई थी, जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट हुई थी। अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो 2020-21 में जीडीपी में 8% की गिरावट का अनुमान है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ये राज्य देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में हैं। कोई इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहेगा, कोई सिंहासन के लिए तुमुलनाद कहेगा, जाकी रही भावना जैसी। लेकिन ये चुनाव भारत की राजनीति की दृष्टि से बहुत अहम है। कांग्रेस और कुछ दूसरे विपक्षी दलों को लगता है कि यहाँ पर भाजपा को घेरने का सुनहरा मौका है। भाजपा असम में सत्तारूढ़ है, पश्चिम बंगाल में सत्ता के लिए दावेदारी कर रही है, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में अपनी पहचान को, अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना चाहती है। भाजपा को लग रहा है कि ये ब्रांड मोदी पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इन सब के लिए अहम है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो पश्चिम बंगाल में सफल हो जाते हैं तो एक बड़ा मोर्चा मार लेंगे। ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर वो लगातार तीसरी दफा बंगाल जीतती हैं तो उनका कद एक राज्य के नेता से बढ़कर देश के नेता का हो जाएगा। इसी तरह की हसरतें केसीआर भी पालते थे और दूसरे नेता भी। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हमेशा देश की नज़र उस पर होती है, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि अन्ना द्रमुक और द्रमुक की पॉलिटिक्स के जो शुरुआती चेहरे थे यानी कि करुणानिधि और एमजीआर की राजनीतिक वारिस जयललिता, उनकी गैर मौजूदगी में चुनाव हो रहा है। केरल में बात करें तो बात इस पर होगी कि क्या ये जो रोटी पलटने का खेल कई बरस से चल रहा है कि 5 बरस यूडीएफ 5 बरस एलडीएफ, वो उस खेल को, उस क्रम को क्या पिनराई विजयन तोड़ पाएंगे। यानी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब सवालों का केंद्र आखिरी में इस पर होता है कि चुनाव कब हैं। चुनाव होंगे, रैलियां होंगी, वायदे होंगे, कैंडिडेट चुने जाएंगे और आखिरी में जनता चुनेगी। इन सब के बारे में चुनाव आयोग ने आज एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डिटेल्स दिए। बताया गया कि वोटिंग की शुरुआत अगर 5 राज्यों की बात करें, ये कौन से 5 राज्य हैं? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। इनमें 27 मार्च से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कई चरणों में चलेगी और 2 मई को 5 राज्यों के एक साथ चुनाव के नतीजे आएंगे। हम सब राज्यों के बारे में, वहां के राजनीतिक हालातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात उस राज्य के बारे में जिस पर उत्तर भारत में, आई बी ऑनेस्ट विद यू, तमिलनाडु में भी दिलचस्पी है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है उत्तर भारत में खास तौर पर, या उसको और परिष्कृत करके कहूँ तो दिल्ली के सत्ता केंद्रों में। पश्चिम बंगाल में इस बार 8 फेज में चुनाव होगा, 8 चरण में। इसको अभूतपूर्व कहा जा रहा है। हालांकि इतना लंबा चुनाव क्यों होगा, इस सवाल का जवाब करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका सामना करने के लिए सुनील अरोड़ा पहले से ही तैयार थे। सवाल पूछा गया और उनका ये जवाब था। West Bengal, 8 phases. Last time it was 7. No, that was, I have the data with me, because I have to meet such intelligent people. That was split into 6A and 6B. It was ineffectively 7. It was split into 6A and 6B. पश्चिम बंगाल में पहले फेज में 30 सीटों पर चुनाव होगा 27 मार्च को। पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, इन जिलों की सीटों पर। इन जिलों से अगर हम आगे बढ़ें दूसरे फेज की तरफ
तो 30 सीटों पर चुनाव होगा। 1 अप्रैल को इसके लिए पोलिंग होगी। इसमें कौन से इलाके हैं? बांकुरा, झारग्राम और पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर के कुछ इलाके, इसके अलावा साउथ 24 परगना, इन सब इलाकों में पोलिंग होगी। इसके बाद अगर हम तीसरे फेज की तरफ बढ़ें तो इसमें 31 सीटों पर वोटिंग होगी 6 अप्रैल को। इस फेज में हावड़ा, हुगली और साउथ 24 परगना की सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथा फेज 44 सीटों के लिए वोटिंग 10 अप्रैल को। इसमें भी हावड़ा, हुगली और साउथ 24 परगना की बची हुई सीटें और उत्तरी बंगाल का जो अलीपुरद्वार एरिया है और कूच बिहार, वहां पर पोलिंग। पांचवा चरण 17 अप्रैल को 45 सीटों के लिए। इसमें नॉर्थ परगना, नादिया, पूर्व वर्धमान, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग जिलों की विधानसभा सीटों पर वोट। छठवां चरण 22 अप्रैल को 43 सीटों पर वोट। सातवें चरण में 26 अप्रैल को पोलिंग 36 सीटों के लिए और आठवें और आखिरी चरण में 29 अप्रैल को बची हुई 35 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें मालदा, मुर्शिदाबाद और कोलकाता उत्तर की सीटें हैं। 2 मई को पता चलेगा जनादेश किसके लिए है, परिवर्तन के लिए या बंगाल की बेटी के लिए। अब ये परिवर्तन से पहले जान लें कि मौजूदा स्थिति क्या है, यानी थोड़ा सा पॉलिटिकल रिकैप कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं जिनके लिए चुनाव होना है। अब इस अंक गणित को देखें, हमें पता है, हमने नागरिक शास्त्र में पढ़ा है, सरकार बनाने के लिए साधारण बहुमत यानी कि आधी सीटें 148। 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 294 में 210 सीटें मिली थी। तृणमूल कांग्रेस को 71.5% वोट मिले थे। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के गठबंधन को 77 सीटें मिली थी, जिसमें से कांग्रेस सीनियर पार्टनर बन गया था 44 सीटों के साथ। बीजेपी की बात करें तो उसे 3 सीटें मिली थी, 4 सीटें अन्य के खाते में गई थी। ये सब हुआ और ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी हो गई। लेकिन ममता बनर्जी सत्ता में आई कब थी और जो लेफ्ट फ्रंट तीसरे नंबर पर चला गया उससे उन्होंने सत्ता हासिल कैसे की थी? इसके लिए हमें एक चुनाव और पीछे लौटना होगा। 2011 उलटफेर का चुनाव, जब 34 साल पुरानी बंगाल की लेफ्ट फ्रंट सरकार सत्ता से बेदखल होती है और ममता बनर्जी 1984 के चुनाव में सोमनाथ चटर्जी को पटकनी देकर जायंट किलर बनने वाली ममता बनर्जी आखिरकार राइटर्स बिल्डिंग में मुख्यमंत्री की हैसियत से दाखिल होती है। 2011 में ममता बनर्जी कांग्रेस के यूपीए का हिस्सा थी, केंद्र में मंत्री थी। उस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 184 सीटें मिली थीं और कांग्रेस को 42 सीटें। टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को जोड़ दें तो 228 सीटें और लेफ्ट फ्रंट 62 सीटों पर सिमट गया था। उस चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार टीएमसी की टक्कर में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मुकाबले सिर्फ बीजेपी दिखती है। कौन से फैक्टर हैं जो इस बार के नतीजे तय करेंगे? हम इन पर लगातार अपने शो में भी बात कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल शो नेता नगरी में भी बात करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट में भी बताएंगे अलग अलग फैक्टर्स। पश्चिम बंगाल के बाद चलते हैं पड़ोसी राज्य असम में। बंगाल में बीजेपी अटैक कर रही है, असम में उसे अपनी सत्ता को डिफेंड करना है। असम में विधानसभा के चुनाव 3 चरण में है। 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। नतीजे बंगाल की ही तरह 2 मई को आएंगे। यहां पर क्या स्थिति है? विधानसभा की 126 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए साधारण बहुमत 64 का। और सरकार 2016 में यानी पिछले चुनाव में किसने बनाई थी? बीजेपी ने बनाई, पहली बार बनाई, अपने दम पर बनाई, कमोबेश। ये मैं कमोबेश क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 सीटें जीती। उसके अलायंस पार्टनर असम गण परिषद में आंदोलन से उपजी पार्टी जो कभी अपने दम पर भी सत्ता में आई थी, उसने 14 सीटें जीती और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 12 सीटें जीती। ये सब एनडीए का हिस्सा थे, तो एनडीए के हिस्से में आई 86 सीटें। सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस और इसके सहयोगियों को मिली 26 सीटें। इत्र के कारोबारी बदरुद्दीन अजमल को, जो सांसद भी हैं, उनकी एआईयूडीएफ को 13 सीटें मिली और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। यानी भाजपा ने सत्ता हासिल की। ये सत्ता किसके पास थी? कांग्रेस के पास थी, पिछले 3 चुनाव से थी। और वो तीसरा और आखिरी चुनाव जो कांग्रेस ने जीता था वो था 2011 का चुनाव। वो तरुण गोगोई का दौर था। 2011 में कांग्रेस को असम में 78 सीटें मिली थी। तब दूसरे नंबर पर एआईयूडीएफ रही थी जिसके पास 18 सीटें थी, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 12 और असम गण परिषद 10 सीटों पर। उस चुनाव में बीजेपी के पास 5 सीटें थी। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने 5 बरस में असम में कितना लंबा रास्ता तय किया।
असम गण परिषद जूनियर पार्टनर हो गया, बीजेपी 5 से 60 पर पहुंच गई और इसी के तहत सर्बानंद सोनोवाल ने 5 बरस असम के मुख्यमंत्री का ताज संभाला। सर्बानंद सोनोवाल के पास, भाजपा के पास इस बार क्या चुनौतियां हैं उनके सामने? हम जानते हैं कि असम में CAA और NRC का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। NRC की ये पूरी प्रक्रिया एक लंबी अदालती कार्रवाई के बाद असम से ही शुरू हुई थी और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी CAA लेकर आई थी। असम में उसका एक स्वरूप है, बंगाल में उसका दूसरा स्वरूप है और इसीलिए अब तक ये लागू नहीं हो पाया। अब हम पूर्व से दक्षिण की तरफ का रुख करते हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु की करेंगे। तमिलनाडु में एक ही फेज में 6 अप्रैल को चुनाव है और नतीजे 2 मई को आएंगे, बाकी राज्यों की तरह। तमिलनाडु की विधानसभा से परिचित हो लीजिए। कुल सीटें 234 हैं, बहुमत के लिए 118 चाहिए। पिछले चुनाव की बात करें तो तमाम अनुमानों को ध्वस्त करते हुए जयललिता ने सत्ता में वापसी की थी, यानी रोटी पलटने का सिलसिला जो 90 के दशक से चला आ रहा था, MGR के बाद से वो ठहर गया था। 2016 के विधानसभा चुनाव में AIADMK को 136 सीटें मिली थी। DMK, जिसे सत्ता का प्रबल दावेदार बताया जा रहा था, वो 89 सीटों पर रुक गया था। कांग्रेस को 8 और 1 सीट अन्य को। और ये मैंने आपसे कहा कि कंटिन्यूटी मेंटेन की जयललिता ने। वो कंटिन्यूटी आई कैसे? जब 2011 में जयललिता ने सत्ता में वापसी की, तब AIADMK ने 150 सीटें जीती थीं और विजयकांत की पार्टी DMD के 29 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। हमें लगा था कि अब एक नए पॉलिटिकल फोर्स का उदय हो रहा है विजयकांत की पार्टी के साथ, क्योंकि करुणानिधि की पार्टी DMK को विजयकांत की पार्टी DMDK से कम सीटें मिली थी। विजयकांत की पार्टी को 29 और करुणानिधि की पार्टी 2011 के चुनाव में सत्ता गंवाते हुए 23 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई थी। उसकी सहयोगी कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी और 27 अन्य के खाते में गई थी। जैसा मैंने पहले कहा, पहली बार चुनाव है जब अन्ना दुरई के दोनों चेले, एक एक्सटेंडेड चेली और एक चेला, मैदान में नहीं है। करुणानिधि नहीं है, जयललिता नहीं है। इस विधानसभा चुनाव में दशकों के बाद लोगों को अगला विकल्प चुनना होगा, यानी कि किसी पार्टी के पास कोई स्थापित चेहरा नहीं है। हम जानते हैं कि AIADMK जयललिता की मृत्यु के बाद 2 हिस्सों में बटी दिखती है। एक हिस्सा है जो आज भी उनकी सहयोगी शशिकला के साथ है और एक बड़ा हिस्सा है जो सत्तारूढ़ AIADMK के साथ है, यानी कि पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के साथ। DMK की बात करें तो स्टालिन के नेतृत्व में पार्टी ने पिछले जो निकाय चुनाव है या लोकसभा के चुनाव, उनमें जोरदार प्रदर्शन किया, तो वो ज़्यादा मजबूत दिखते हैं और ये लगता है कि करुणानिधि परिवार में जो सत्ता का संघर्ष था वो फिलहाल सॉल्व हो गया है। हालांकि अजागिरी और जो दूसरे क्लेमेंट हैं वो बीच बीच में चुनौती देने की कोशिश करते हैं। अब तमिलनाडु से इसके पड़ोसी राज्य केरल की तरफ चलते हैं। देश का एकमात्र राज्य जहां लेफ्ट की सरकार अभी भी है और देश का वही राज्य जहां दुनिया की पहली निर्वाचित लेफ्ट सरकार आई थी। पिछले कई चुनाव से वहां लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस वाले UDF के बीच सत्ता की अदला बदली चलती रही। तमिलनाडु के साथ ही केरल में भी 6 अप्रैल को चुनाव होंगे, 2 मई को नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि अदला बदली का सिलसिला कंटिन्यू होगा या रुकेगा। केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत जो है वो 70 का है और एक स्पीकर साहब को जोड़ दें तो 71। ये पिछलों पर भी लागू होता है। पिछले चुनाव की बात करें तो CPIM को 58 सीटें, उनके सहयोगी CPI को 19 और 22 सीटें कांग्रेस को। 18 सीटों पर उनकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जीती। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को आराम से बहुमत मिला। थोड़ी देर तक रस्साकशी चली कि क्या पुराने बुजुर्ग सत्ता छोड़ेंगे और पिनराई विजयन जो बरसों से इंतजार कर रहे हैं उनको देंगे, और ऐसा ही हुआ। एक और चुनाव पीछे जाएं 2011 में, तब CPM ने 45 सीटें जीती थी, CPI को 13 आई थी। बाकी पार्टियों को जोड़ दें तो LDF 68 पर सिमट गया था। कांग्रेस की बात करें तो 38 सीटें उसकी, सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की 20, लेकिन UDF की कुल सीटें हो गई थी 72 और इस तरह कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को सत्ता मिल गई थी। तब कांग्रेस के ओमान चांडी मुख्यमंत्री बने थे। चुनाव में इस बार मुद्दे क्या होंगे, नतीजे किस तरह के रह सकते हैं? क्या ये चुनाव एक बार फिर लेफ्ट और राइट वाली परंपरा को आगे बढ़ाएगा या पिनराई विजयन इस बार अपनी सत्ता को कंटिन्यू कर पाएंगे इकलौते बचे दुर्ग में? ये बहुत सारे सवाल हैं। कोई सोलर घोटाले की बात करता है, कोई कोविड के दौरान बढ़िया प्रबंधन की बात करता है, कोई सबरीमाला के इशू की बात करता है, कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करता है, कोई बीजेपी के नए सिरे से दाखिल होने की बात करता है। हमने बात की
अब चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। 6 अप्रैल को यहां पर चुनाव, 2 मई को नतीजे। विधानसभा की 33 सीटें, 30 पर चुनाव, 3 विधायक उपराज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। ये सब रट गया है पिछले दिनों के प्रकरण के चलते, और बहुमत का आंकड़ा यहां पर 17 का। पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, एआईएडीएमके ने 4। ये ऑल इंडिया जो एनआर कांग्रेस है वो और एआईएडीएमके विपक्ष में थे, कांग्रेस और डीएमके सत्ता में थे। फिर भाजपा वहां पर अपने 3 नॉमिनेटेड विधायकों के जरिए अपनी एंट्री कराती है। वी नारायण स्वामी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन है। हम ये सब बातें जानते हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव की बात करें तब कांग्रेस के हिस्से में 7 सीटें आई थी, एआईएडीएमके के 5, और तब ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। और इसी पार्टी के एन रंगास्वामी, जो पहले कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री थे और उनको हटा दिया गया था, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, वो पुदुचेरी के सीएम बन गए थे। कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक अब बीजेपी में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। क्या होगा पुदुचेरी का जनमत? क्या बीजेपी की नॉमिनेटेड विधायकों से आगे एंट्री शुरू होगी? सत्ता की दौड़ में कहां दिखती है? और तमिलनाडु की राजनीति का जो नाभिनाल संबंध है पुदुचेरी से, क्या वो इस बार फिर से दिखेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना ऐलान कर दिया, अब हमारी बारी है। लल्लन टॉप हमेशा कहता है कि जहां चुनाव तहां हम, क्योंकि ये हमारे लिए मौका होता है लोकतंत्र की कुछ नई इबारतों को पढ़ने का, अपने हिस्से कुछ नए सबक लाने का, और अपनी आंखों से आपको रॉ, रियल और रिलेटेबल चुनावी कवरेज दिखाने का। लल्लन टॉप फिर से तैयार है। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा वेस्ट बंगाल पर। वहाँ पर कई चरणों में चुनाव है, तो अभी तो ये माथापच्ची करनी होगी नक्शा लेकर कि कौन से फेज में कौन सी टीम कहाँ पर दौड़ लगाएगी। उन चुनावों से पहले हम आपको अपनी एक 7-8 एपिसोड की स्पेशल सीरीज भी दिखाएंगे, जो आप भी देखेंगे, जिन नेताओं को आप चुनते हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि इस सीरीज का नाम है ज़मीनी हकीकत। तो तमाम लोग सत्ता के लिए बाहें चढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले देख लें जो सत्ता में थे उन्होंने अब तक किया क्या है। ममता बनर्जी की कौन सी स्कीम इश्तिहार भर में रही और कौन सी ज़मीन पर असर दिखा रही है, जिसके लिए हमारे पत्रकार, हमारे साथी पिछले कई दिनों से ग्राउंड पर हैं। पॉलिटिकल किस्से भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, और चुनावी कवरेज तो हमेशा की तरह रहेगी ही, जो गांव, देहात और भीतर के इलाकों में जाएगी। असम का चुनाव भी कवर करने की कोशिश करेंगे, और एक ईमानदार कोशिश होगी कि कुछ तो पॉलिटिकल पल्स मिले कि केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में क्या हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि लल्लन टॉप के दर्शक पूरे देश और दुनिया में हैं, दक्षिण भारत में भी हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको कवर करें। कहीं कहीं भाषा की समस्या आएगी तो थोड़ा ही सही कवर करेंगे, और 2 मई को तो आपसे मुखातिब होंगे ही। लल्लन टॉप को इस चुनावी यात्रा में कहाँ आना चाहिए, आप भी बताइए, क्योंकि आपने ही इस ब्रांड को, आपने ही मीडिया की इस पहल को बड़ा किया है। तो नेता आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, लेकिन मैं तो आपसे आपके हिस्से का ज्ञान, आपका अनुभव मांग रहा हूं। कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है इन चुनावों के बारे में। संवाद का सिलसिला चलता रहे, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमारा लल्लन टॉप का जो ज्ञान है चुनाव का वो समृद्ध होता है। बाकी आपसे फील्ड में मुलाकात होगी तो ज़रा चाय की चुस्की, अड्डेबाजी, किस्सों के दौर शेयर करने का सिलसिला, उसके लिए भी तैयार हो जाइए। मेरा ईमेल आईडी भी आपको मिल जाता है, भाई साहब यहाँ पट्टी में दिखाते हैं, दोबारा दिखा दीजिएगा। आप सीधे भी मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं, अपने हिस्से की बातें शेयर करिए। हम आपको सुनने के लिए आपके नज़दीक जल्द आ रहे हैं। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का, अपनी लोकतांत्रिक चेतना का खूब ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ कि सोमवार को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।